बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जावर साहब ने सवाल किया था कि अगर मैज़ान लगन के पाँचवें घर में जो दल्व बनता है यानी फिफ्थ हाउस अगर असेंडेंट लिब्रा हो तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम आगे चलते हैं तो फिफ्थ हाउस जो है इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक्वेरियस को मिल जाता है, जिसका मालिक स्यारा ज़ोहल है। अब इस घर में अतारद भी है कि यहाँ ज़ोहल भी बैठा है, अतारद भी बैठा हुआ है, दोनों न्यूट्रल हैं। तो हम किस तरह से ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि लड़का है या लड़की है? देखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब तक उनके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो तब तक हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि लड़का है कि लड़की है। ये चीज़ इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ्स जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा, मज़ीद अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पाँचवें घर पे अड़े हैं, शायद पाँचवां घर मोहब्बत का भी है, वो चाहते हैं किसी तरह हमारा महबूब भी हमें पता चल जाए कि कौन है। तो बेहतर है कि अभी आप पाँचवें घर से निकलें, जो बाकी 12 घर हैं उन पे भी तवज्जो दें, जो लेक्चर है उनकी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद इन्होंने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हवाले से ये पूछा था कि सेकंड हाउस और 12th हाउस मुकम्मल हद तक किसी हद तक मशरिक में आते हैं। मैं सिंपल कर देता हूँ यावर साहब का। इन्होंने पूछा था कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अलावा जितने घर हैं, अगर उसे एक घर पीछे या उससे एक घर आगे को प्लैनेट मौजूद है तो क्या वो भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में मौजूद है? एक चीज़ वाज़े कर दूं कि जिस प्लैनेट को जिस हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है वो जब तक उस घर में आ नहीं जाएगा, उस घर की डिग्रीज़ को अडॉप्ट नहीं कर लेगा, वो उसी घर में ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाएगा, ना कि उससे पीछे। मैं अगर लेक्चर यहाँ से हट के उधर देना शुरू कर दूँ तो मैं आप लोगों की नज़रों से गायब हो जाऊंगा। मैं इस वक्त कैमरे के सामने हूँ, एक तरह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पे हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता हूँ, स्क्रीन से बाहर निकलता हूँ तो मेरा आप सिर्फ आवाज़ आ रही होगी, मेरी शक्ल नहीं नज़र आएगी। तो इसीलिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जब तक कोई प्लैनेट उस हाउस में नहीं आ जाता, उस सिमत में नहीं आ जाता, तब तक वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में नहीं होता। ये चीज़ सिंपल है। इसके बाद फराज साहब ने पूछा था कि अगर घर का लॉर्ड भी न्यूट्रल हो तो क्या करें? घर का लॉर्ड अगर न्यूट्रल है, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, उसको फिर हम आगे चल के जब जायचे बनाना शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है 2 या 3 लेक्चर्स के बाद हम लोग अब जायचे बनाने की तरफ इंशाल्लाह चले जाएंगे इसी माह के अंदर ही। अगर सियारे बाकी घरों में हो तो कुव्वत सिमत कैसे देखेंगे? इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर किसी और हाउस में किसी और डायरेक्शन में हैं तो फिर कुव्वत सिमत उनकी नहीं होगी, उनकी डिग्री वाइज जो ताकत है उसी से हम लोग देखेंगे। ज़रका फ़ारूक ने पूछा था कोई भी सियारा अपनी जगह पर दिशा बली होगा 9-10, ये वही रिपीट कर रहे हैं सवाल। सलीम ताखर साहब ने पूछा है क्या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सिर्फ केंद्र में? केंद्र बेसिकली कहते हैं ये 1, 4, 7 और 10, ये दो अंदर वाले 4 घर होते हैं, इनको केंद्रा भी कहा जाता है, इनको औतात भी कहते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ना है, ठीक है, ये इनको केंद्र कहा जाता है। तो जो हाउसेस इन डायरेक्शंस में हैं, प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, सिर्फ उन्हीं को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। ख़ास व आम में क्या फ़र्क है? क्या हम लोग किस तरह से ये देखेंगे कि ख़ास और आम किस तरह से देखे जाते हैं, उनके क्या असरात होंगे? तो जब हम अपना जायचा बनाने की तरफ जाएंगे उसके अंदर मैं ख़ास और आम जो है उस हवाले से बताऊंगा। मून साइन और सन साइन में क्या डिफरेंस है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल है। जो सन साइन होता है वो आप सबको पता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो एस्ट्रोलॉजी का एक कैलेंडर चल रहा है, आप जिस महीने में पैदा होते हैं, अगर आप एरीज़ के मंथ में पैदा हुए हैं, टॉरस के मंथ में पैदा हुए हैं, तो उस पूरे महीने में पैदा होने वाले तमाम अफराद जो हैं उनका ताल्लुक एरीज़, टॉरस या जो भी वॉट एवर ज़ोडिक साइन उनका बनता है। मून साइन बेसिकली होता है कि आपके जायचे के अंदर मून की प्लेसमेंट कहाँ पे है। मून की जहाँ प्लेसमेंट होगी उसको मून साइन कहा जाता है। लेकिन
हर इंसान अपने जायचे के पहले घर के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। अगर आप कैंसर हैं और आपके जायचे का पहला घर टॉरस हो और आप कैंसर को सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो सारी की सारी टॉरस वाली पाई जाती होंगी। तो जायचे का फर्स्ट हाउस, जिसको लगन, असेंडेंट, ताले, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये 80 to 90% अपने असरात ये रखता है, ना कि जो सन साइन हो। दूसरे नंबर पे मून साइन अपने असरात रखता है, जो सन साइन है वो तीसरे नंबर पे है। इस तरह इनको डिवाइड किया जाता है। आज हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शर्फ और हबूत, यानी एग्जॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन। एक और जुमला भी बोला जाता है शर्फ के लिए, कहा जाता है चूँकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर उच्च यानी ऊंचा और उसके बाद नीच यानी नीचा। उच्च का मतलब होता है बहुत अच्छी पोजीशन, यानी शर्फ होता है बहुत अच्छी पोजीशन। हबूत बहुत बुरी पोजीशन। इसी तरह शर्फ को इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉल्टेशन और हबूत को कहा जाता है डिबिलिटेशन, कि एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन इनको समझने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, हमारी क्लास शुरू हो गई है। अब हमारे क्लास के कुछ असूल हैं। असूल क्या हैं कि जिस वक्त क्लास शुरू होगी आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स बाउंड हैं लेक्चर सुनने के, तवज्जो इधर देने के, और मैं बाउंड हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर एक डाकू बदमाश, उसको हम पकड़ के मस्जिद में बिठा देते हैं तो वो वहाँ पे बाउंड हो जाएगा कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई बदमाशी की तो उसके जो नताइज हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह एक अच्छा आदमी किसी कोठे पे या किसी तवाइफ के पास जाकर बैठ जाता है, एक रूहानी कोई स्कॉलर हो और वो जाकर किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए कि उसका जो इमेज है या तो दागदार होगा या आप लोग उसके किरदार पे सवालिया निशान उठा सकते हैं कि मौलाना साहब ये आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों के घरों के अंदर आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके वालिद हैं, आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होगा आपसे बड़ा कि जैसे ही वो आपके घर में दाखिल होगा, कमरे में आएगा, आपके पास या सामने आएगा, आप बाउंड हो जाएंगे कि मैंने अब कोई शरारत नहीं करनी, अगर मैंने की मुझे डांट पड़ेगी। मैं जब अपने वालिद साहब के साथ था, सीख रहा था, उनके साथ काफ़ी अरसा मैं रहा, तो जितना अरसा मैं उनके साथ था उनकी मौजूदगी में मैं बाउंड होता था कि मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। इससे मेरे वालिद साहब, मुझे ये फ़िक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, फ़िक्र ये थी कि मेरे वालिद साहब मुझे क्या कहेंगे। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अमाल करते हैं जो हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। अशफाक अहमद साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था इतने अरसे से कि मैं तो लोगों के डर से ही मुसलमान बना हुआ था, कि जब आप किसी महफिल में जाते हैं, आपका बैकग्राउंड जो भी है, जिस माहौल में आप चले गए हैं, वहाँ पे फिर आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट परफॉर्म करना है। एक स्पोर्ट्समैन किट पहनकर जब ग्राउंड में आता है तो वो बाउंड हो जाता है खेलने के लिए, ना कि नाचने गाने के लिए। इसी तरह प्लैनेट्स की भी कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर वो बाउंड हो जाते हैं, उन्होंने या तो अच्छे असरात देने हैं या बुरे असरात देने हैं। जब कोई प्लैनेट अच्छे असरात देने के लिए बाउंड होता है
उसको हम कहते हैं शर्फ। वो कहाँ से आया है, कहाँ पर बैठा है, किस तरफ देख रहा है, हर प्लैनेट अपनी नज़र भी रखता है। इंशाल्लाह हम प्लैनेट्स की नज़रात जो हैं उनको भी बढ़ेंगे। तो प्लैनेट 3 असूल हमेशा आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब जायचा हम रीड करते हैं तो ये 3 असूल बड़े कॉमन होते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जब देखी होगी, सॉफ्टवेयर बनाया होगा, प्लैनेट्स को जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में नहीं पाया, उनको किसी और जगह पे पाया, तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता चला होगा कि हर सियारा हर वक्त या हर किसी के जायचे में एक पोजीशन पे नहीं होता, हर किसी का असेंडेंट एक जैसा नहीं होता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका असेंडेंट किसी का एरीज आया होगा, किसी का टॉरस होगा, किसी का स्कॉर्पियो होगा, किसी का पाइसिस होगा, किसी का वर्गो होगा, किसी का जमनाय होगा। ये क्यों प्रैक्टिस करवाने का मकसद क्या है? ताकि आप लोगों को पता चले कि जायचे के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर प्लेस हों तो वो अपने क्या क्या असरात देते हैं। अब एक सियारा ख़राब हो जाता है और बाउंड हो जाता है कि उसने बस बुरे ही असरात देने हैं। कोई एक प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जो है वो बाउंड हो जाता है कि उसने बुरे असरात देने हैं। इसको हम कहते हैं हबूत, यानी डिबिलिटेशन, नीच का हो गया। शर्फ को उच्च का भी कहते हैं, एक्सॉल्टेशन भी कहते हैं। हबूत को डिबिलिटेशन या नीच कहा जाता है कि बाउंड है बुरे असरात, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी जगह से आया हो, लेकिन ऐसी जगह पर आकर बैठ गया कि इधर अब वो बाउंड है कि उसने बुरे काम ही या बुरे अफेक्ट्स ही देने और इसके अलावा उसने और कुछ नहीं करना। आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को मैं नंबरिंग के साथ भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन इस डायग्राम के अंदर इन प्लैनेट्स को रखने का मकसद ये है कि आप लोग इस डायग्राम के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हों, आप लोग को जायचे के हवाले से पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें जायचे के साथ आपकी दोस्ती होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि ये जायचे का पहला घर है, लेकिन आज आपको पढ़ाने का कतन ये मकसद नहीं है कि ये पहला घर है। आज नंबर 1 यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है एरीज, नंबर 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है टॉरस, नंबर 3 का मतलब है जेमिनी, 4 कैंसर, 5 लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सेजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन, 11 एक्वेरियस और 12 है पाइसेस। अभी घरों के हवाले से मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। अपने जहन में ये मत रखिएगा कि अगर किसी के जायचे में सन को अगर आप यहाँ पे पाते हैं तो आप इसका कुछ और मतलब लें। आपने ज़ोडिक साइंस के लॉर्ड प्लैनेट्स पढ़ लिए हैं। अब ये जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आगे पीछे होती रहती है, वो अपनी अपनी प्लेसमेंट शो करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि एक सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, ये सिंबल है सन का, शम्स का। शम्स अगर एरीज के अंदर आ जाए, शम्स एरीज में आ जाए तो सन को एरीज के अंदर शर्फ मिलता है, यानी बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए, उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेशन में चला जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं शर्फ अबूद बोलूं, बाकी जो है वो आप लोग खुद से समझ आइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 मीन्स टॉरस। टॉरस में 2 सिंबल आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मून, कमर, उसके बाद है राहु।
कमर और राहु को टॉरस के अंदर, अब टॉरस जो है वो जायचे में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। टॉरस जो है उस कमर और राहु को, मून और राहु को टॉरस के अंदर शर्फ मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों बाउंड हो जाते हैं अच्छे असरात देने के लिए। अभी आपके जहन में अगर मज़ीद कोई सवालात आते हैं कि राहु जो है इसको तो बड़ा बुरा कहते हैं, ये अच्छे असरात कैसे देगा, तो अभी अपने जहन को उतना ही रखें जितना अभी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे सवालात फिर आगे पीछे मिक्सअप हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 मतलब जमनाई। राहु का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे कि राहु को टॉरस में भी शर्फ मिलता है और राहु को जमनाई के अंदर भी शर्फ मिलता है। ये जब टॉरस और जमनाई में चला जाए तो वहाँ पर ये शर्फ का यानी बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के नहीं, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंबल एक बना हुआ है जुपिटर का, मुश्तरी। मुश्तरी जब बुर्ज सरतान यानी कैंसर में आता है, इसको यहाँ पे शर्फ मिलता है, यानी ये बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लियो के अंदर किसी को शर्फ नहीं मिलता, ना किसी को हबूत होता है। लियो में कोई भी प्लैनेट जब आता है ना उसको शर्फ होता है ना हबूत होता है। नंबर 6 वर्गो। वर्गो का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। ये वाहिद प्लैनेट है, वाहिद सियारा है अतारद, जिसको अपने ही ज़ोडिक साइन के अंदर शर्फ मिलता है। जब मरकरी वर्गों में आ जाता है तो बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 7 लिब्रा। यहाँ पर लिखा हुआ है सैटर्न का सिंबल बना हुआ है ज़ोहल। ज़ोहल जब लिब्रा में आता है तो बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए, यहाँ पर इसको शर्फ मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 8 स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के अंदर केतु का सिंबल बना हुआ है। केतु को अकरब में शर्फ मिलता है, यहाँ पर ये बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए। नंबर 9 सेजिटेरियस में जब केतु आ जाता है, यहाँ पर इसको शर्फ मिलता है। राहु और केतु ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अगर केतु यहाँ पे है, इसके बिल्कुल सामने राहु होगा। अगर राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पर होगा। ये दोनों हमेशा, चूँकि शैडोज़ हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने ट्रैवल करते हैं। इसके बाद सेजिटेरियस में केतु को शर्फ मिला तो दूसरी तरफ राहु को जमनाई में शर्फ मिला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है मार्स, मरीख। नंबर 10 यानी कैप्रिकॉन। मरीख जब बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन में आएगा, कैप्रिकॉन का हाउस कोई भी हो सकता है। कैप्रिकॉन का हाउस पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है। जहाँ पर मरीख जाएगा वहाँ पर इसको कैप्रिकॉन के अंदर शर्फ मिलेगा, यहाँ पे ये बाउंड हो जाएगा अच्छे असरात देने के लिए। इसके बाद नंबर 11 यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर भी किसी को ना शर्फ मिलता है ना हबूत मिलता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 यानी पाइसेस। वीनस जब पाइसेस में आता है तो यहाँ पर ये बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। यहाँ पर ये मजबूर है कि इसने अच्छे ही असरात देने हैं, अनलेस और अनटिल इनके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए कि इनका जो शर्फ है उस शर्फ को कोई हाईजैक ना कर ले, अनलेस और अनटिल ये बाउंड हैं अच्छे असरात देने के लिए। जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पे भी इस वक्त एरीज में सन को शर्फ होता है, टॉरस में मून को शर्फ मिलता है,
फिर टॉरस और जेमिनी के अंदर राहु को शर्फ मिलता है, कैंसर में मुश्तरी जुपिटर को शर्फ मिलता है, वर्गो में मरकरी शर्फ का होता है, लिब्रा के अंदर सैटर्न जो है वो शर्फ का होता है, स्कॉर्पियो सजिटेरियस के अंदर केतु, उसके बाद कैप्रिकॉन में मार्स को और पाइसिस के अंदर वीनस को यानी ज़ोहरा को शर्फ मिलता है। अब यहाँ पर अभी एक सवाल आया कि राहु और केतु जो हैं इनको टॉरस और 2 घरों के अंदर क्यों शर्फ मिल रहा है। देखें, हम लोग जब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमें कोच की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम उन शॉर्टकट्स को अपनाते हुए जल्दी अपनी बॉडी बिल्डअप करें, ताकि हम जल्दी बेहतर तौर पे नज़र आए, ना कि ख़ुद से पहले सारी चीज़ों को सीखें और फिर उसके बाद करें। जितनी चीज़ें आप लोगों को इन लेक्चर्स में पढ़ाई जा रही हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स बड़े बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें डिफ़ाइन करके मेरे तक आई और फिर वो आगे आप तक मुंतकिल हो रही हैं। इन चीज़ों के सवालों के जवाबात जब आप लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब आप लोग अभी हमने दोस्त और दुश्मन सियारे भी पढ़ने हैं, यानी गुड एंड बैड प्लैनेट्स भी पढ़ने हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मज़ीद वाज़े हो जाएंगी कि ये जो हाउसेस के अंदर इन प्लैनेट्स को, सॉरी ज़ोडिक साइंस के अंदर इन प्लैनेट्स को जो शर्फ मिल रहा है उसकी क्या वजह है। तो इसके ऊपर बाकायदा हमारा एक लेक्चर है, ग़ालिबन एक क्लास के बाद लेक्चर है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को इस हवाले से समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा कि अभी इस डायग्राम के अंदर एक छोटा सा मैजिक हो गया है कि प्लैनेट्स तो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इनकी नंबरिंग चेंज हो गई है। नंबरिंग के जो जायचा पहले 1 ऊपर था, 7 नीचे था, अब 1 ऊपर चला गया, सॉरी 1 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, कि वो जो जायचा था उसको उल्टा घुमा दिया, डायग्राम को रोटेट कर दिया, घुमा दिया। नंबर 7 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, नंबर 7 का मतलब है लिब्रा यानी मेज़ान, और इसके अंदर जो सिंबल बना हुआ है वो है सन का यानी शम्स का, कि पहले एरीज़ के अंदर सन को शर्फ मिल रहा था, अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट 7 में लिब्रा के अंदर सन को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। जो सयारा जिस ज़ोडिक साइन के अंदर शर्फ का था या हो जाए, उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट मद्दे मुकाबिल पोजीशन के ऊपर उसको हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन का हो जाता है, नीच का हो जाता है, सबसे ख़राब पोजीशन में चला जाता है। मेज़ान में लिब्रा को सन को हबूत मिला कि ये बाउंड है यहाँ पर बुरे असरात देने के लिए। इसके बाद स्कॉर्पियो के अंदर, अकरब के अंदर मून और राहु, इन दोनों को हबूत होता है, यानी बाउंड हो जाते हैं बुरे असरात देने के लिए। अब आप मून स्कॉर्पियो में बाउंड है, एक जुमला आप लोगों ने अक्सर जंतरियों में, नेट पे, रिसालों पे सुना होगा, कमर दर अकरब। तो जो कमर दर अकरब को ख़राब क्यों कहा जाता है कि कमर अगर अकरब में आ जाए तो ऐसे वक्त पे कोई खुशी का काम ना करो, निकाह ना करो, कोई बिज़नेस का आगाज़ ना करो, क्योंकि मून उस वक़्त बाउंड होता है बुरे असरात देने के लिए। तो इसी तरह मून जब स्कॉर्पियो में आता है तो ये बाउंड हो जाता है बुरे इम्पैक्ट शो करने के लिए। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के जो जवाब मुझे भेजे थे आप लोगों ने, उसमें बहुत सारे लोगों के जायचों में मैंने देखा था, कुछ सारे शर्फ के थे, कुछ हबूत के थे, लेकिन चूँकि सवाल उस नौइयत का नहीं था, ये अब आप लोगों ने तलाश करना है ख़ुद से। राहु को सेजिटेरियस के अंदर हबूत होता है, पहले राहु को शर्फ था जेमिनी में, अब जेमिनी के बिल्कुल सामने जो ज़ोडिक साइन है उसके अंदर सेजिटेरियस में इसको हबूत यानी नीच का हो जाता है, सबसे ख़राब पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन। जुपिटर को कैप्रिकॉन में हबूत होता है कि यहाँ पर ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। पहले कैंसर में
कैंसर के अंदर इसको शर्फ था, लेकिन कैंसर के जो बिल्कुल ऑपोजिट ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉन, उसके अंदर इसको हबूत मिलता है, ये बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। इसके बाद नंबर 12 मीन्स पाइसिस। मरकरी जब भी पाइसिस में आएगा, पाइसिस यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप जिसका जायचा बनाएं अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आप देखें कि उसके जायचे की लगन क्या है, लगन के अकॉर्डिंगली पहला घर क्या है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यूटी उसकी चलती रहती है। वहाँ पर पाइसिस अगर आपको मिलता है यहाँ पे, इधर कहीं भी मिल रहा है और उसमें मरकरी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मरकरी वहाँ पर हबूत का है, बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सिंबल है ज़ुहल का, सैटर्न का, नंबर 1 यानी एरीज़ में। एरीज़ में ज़ुहल को हबूत होता है। इसको ज़ुहल को पहले शर्फ था लिब्रा में, नंबर 7 पहले नीचे था और 1 ऊपर था, और अब बिल्कुल ऑपोजिट एरीज़ के अंदर ये बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 मतलब टॉरस। टॉरस में केतु को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, सबसे वर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु को जेमिनी में हबूत होता है, यहाँ पे ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। इसके बाद नंबर 4 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैंसर। मार्स को कैंसर के अंदर हबूत होता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है। पहले इसको कैप्रिकॉन के अंदर शर्फ था, अब इसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसर के अंदर ये हबूत का है, बुरे असरात देने के लिए बाउंड है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 यानी वर्गो में वीनस को हबूत होता है, यहाँ पर ये बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सन को लिब्रा के अंदर हबूत मिलता है, मून को स्कॉर्पियो में हबूत मिलता है, राहु स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के अंदर डिबिलिटेशन में चले जाते हैं, मुश्तरी जुपिटर को कैप्रिकॉन में हबूत मिलता है, मरकरी पाइसिस में हबूत का होता है, सैटर्न ज़ुहल एरीज़ में, उसके बाद केतु को टॉरस और जेमिनी के अंदर, मार्स को कैंसर में, वीनस को वर्गो में डिबिलिटेशन हबूत यानी नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर ये बाउंड हैं बुरे असरात देने के लिए। बचपन में आप लोग छोटे थे तो आप अक्सर अपने दोस्तों के घरों में जाते होंगे, उनमें से किसी एक की अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी और या आपको कैंडीज़ देती होंगी, चॉकलेट्स देती होंगी, तो आप बार बार इसी लालच में जाते होंगे कि मैं जब भी जाऊंगा या जाऊंगी मुझे या तो कैंडी मिलेगी या तो चॉकलेट मिलेगी या कम से कम प्यार तो मिलेगा, अच्छा इखलाक तो मिलेगा। कि आप बाउंड हो जाते थे उनके इखलाक की वजह से, उनकी चॉकलेट्स की वजह से, कि वहाँ पे बार बार जाना आपको अच्छा लगता था। इसी तरह आप बचपन में अपने वालिद के साथ उनके किसी दोस्त के घर चले जाएं और वहाँ पे वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासी गुफ्तगू चल रही है और आप बस बाउंड होके बैठे हैं हाथ पे हाथ यूँ धर के, ना मैं यहाँ खेल सकता हूँ, ना यहाँ पे कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरी सहेली है, तो आपको अच्छा नहीं लगता कि आप बाउंड हैं, बस बैठे हैं चुप करके। उनकी, मेरे साथ अक्सर होता था बचपन में कि वालिद साहब के साथ कहीं चले जाते थे तो बाउंड रहते थे कि बस बातें सुन रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मजबूरन सुननी पड़ती हैं, नसीहत सुननी पड़ती है। मतलब आप बाउंड हैं बुज़ुर्गों की बातें सुनने के लिए, आप बाउंड हैं मुआशरे में अच्छा बनने के लिए, या आप बाउंड हैं बुरा बनने। अब ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो कोई इस चीज़ का इजहार नहीं करता, आपका किरदार बताता है आप कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। इसी तरह प्लैनेट्स का जो किरदार है वो बताता है कि वो जब शर्फ के हैं, बाउंड हैं अच्छे असरात देने के लिए, जब वो हबूत के हैं तो बाउंड हैं बुरे असरात देने के लिए। 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई प्लैनेट कहाँ से आया है, नंबर 1, कहाँ पर बैठा है,
और कहाँ देख रहा है। अच्छी जगह से आया है, अच्छाई लेकर आया होगा, अच्छाई लेकर आया है, और जहाँ बैठा है वहाँ भी अच्छाई फैला रहा होगा। वहाँ से जिधर देख रहा है वहाँ भी अच्छाई दे रहा होगा। बुरी जगह से आ गया तो जिधर बैठा है उधर भी बुराई पैदा करेगा, और जिधर देख रहा है वहाँ भी बुरी नज़र से देखेगा। सयारों को बेजान मत समझिए। ये इंसान, जैसे इंसान के जज्बात होते हैं, इसी तरह सयारे भी अपने असरात रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।